हेलो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, आज हम जी के मान की बात करने वाले हैं कि जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है। ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ सभी परिवर्तन हम देखेंगे कि केंद्र पे जी का मान कितना होता है। सारी चीज़ें यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो हर कॉन्सेप्ट के मान को समझने के लिए कैपिटल जी नहीं स्मॉल जी की बात करने वाले हैं। गुरुत्वीय त्वरण हम जिसको बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण हम जिसको बोलते हैं, हम उसका डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। सभी प्रकार के इसमें परिवर्तन देखेंगे कि भाई कि पृथ्वी की सतह जो होती है इससे ऊंचाई के साथ यह कैसे परिवर्तित होता है, और पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ यह कैसे परिवर्तित होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, ठीक है ना। ध्रुवों पर जी का मान कैसे परिवर्तित होता है, ठीक है। और हम भूमध्य रेखा पर जी का मान कैसे परिवर्तित होता है, यहाँ पे सभी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। हर कॉन्सेप्ट को जो जी से रिलेटेड क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में आता है, या हम कह सकते हैं कि अभी तो आप नेवी एंड एयरफोर्स या फिर बीएसएफ आरओआरएम या फिर दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यह हम कह सकते हैं कि जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम में गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक आता है, उस एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो या कह सकते हैं कि हम इसकी सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊंगा कि गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, आप नोट कर लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है भाई? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान से समझेंगे। इसको जी से डिनोट किया जाता है, ये चीज़ भी आप समझ लेंगे। अच्छा, पृथ्वी की सतह पे इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये अर्थ की बात करें, अगर हम मून की बात करते हैं तो वो अर्थ का 1/6 होता है, या कह सकते हैं 1/6वां भाग होता है मून के ऊपर। किसके ऊपर भाई? मून की बात यहाँ पे हमने की है। किसकी बात की है? मून की बात की है। अगला कॉन्सेप्ट आप समझेंगे कि अगर यहाँ पे भाई आपने सुना होगा एफ, जिसको हम बोलते हैं भार बल, जिसको हम क्या बोलते हैं? भार बल। किसी भी वस्तु का भार बल होता है वो क्या होता है भाई बच्चों? mg होता है। अगर मैं कह दूं कि पृथ्वी के ऊपर किसी वस्तु का भार बल fe है, तो अगर मून की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, mg ही e होगा, ठीक है ना, mge होगा, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आएगा? अगर मून के ऊपर इसका भार पूछ लिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? m होगा। अब इस gm की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? fm gm की जगह पे हम लिख सकते हैं ge/6। अब यहाँ से इस चीज़ को आप नोट करना थोड़ा कि fm किसके बराबर आ गया भाई? fe/6 के बराबर आ गया, मतलब भार भी उसका 1/6 हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत आसान तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश की है, ठीक है ना भाई बच्चों। वेरी गुड। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा और आगे हम पढ़ते हैं। तो जी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कसन करेंगे। देखना, अभी समझना ध्यान से, कॉन्सेप्ट हम यहाँ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल यहाँ से क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, तो ध्यान से समझना। चलो देखो, आप समझते हैं। देखो यहाँ पे आप एक चीज़ समझना कि भार बल का सूत्र मैंने आपको बताया mg, ठीक है, बहुत अच्छी बात। गुरुत्वाकर्षण का बल का फॉर्मूला जो होता है उसका डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? कैपिटल M स्मॉल m/r²। मैंने यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल m क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल M है ये पृथ्वी का भार है, ठीक है, और यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वस्तु का भार है, तो ये दोनों भार कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो G = आ जाएगा कैपिटल M/r²। ये हमारे पास जी का जनरल फॉर्मूला आ गया गुरुत्वीय त्वरण का। अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंजमेंट करना चाहें,
ध्यान से देना, ये सारे फॉर्मूले नोट करना। अब यहाँ से मैं बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको जी के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। देखना ध्यान से भी, हमने पढ़ा है आज तक कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा में आयतन, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा में आयतन। ठीक है बच्चों, घनत्व गुणा में आयतन होता है। चलिए बात करते हैं भाई, तो द्रव्यमान को डिनोट किया हमने m से, घनत्व को डिनोट करेंगे हम ρ से, इनटू में आयतन होता है। अब पृथ्वी को हम अगर स्फीयर का आकार का माने तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इसका मान हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब ये m की वैल्यू अगर मैं इस g के फॉर्मूले में पुट कर दूं, तो हमने जैसी वैल्यू पुट की तो g आया अपॉन में r² आया, इनटू में यहाँ पे ध्यान देना रो इनटू में 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, ये r² से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा भाई बच्चों, r² से r² कैंसिल होगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ g के मान के लिए हमारे पास वैल्यू बच जाएगी कैपिटल G, बच जाएगा हमारे पास 4/3, क्या बच जाएगा बच्चों 4/3 पाई रो GR, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। ये ध्यान से आप फॉर्मूला देख लेना। अब यहाँ पे ये आप एक चीज समझेंगे कि ये जो रो है, यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो रो है, रो घनत्व किसका है, ग्रह का घनत्व है, ग्रह का घनत्व है, मतलब जिस ग्रह के ऊपर हम जी का मान मेजर कर रहे हैं उस ग्रह का घनत्व है। जी आपको समझ में आ ही रहा होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। ठीक है, इसका डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, आर जो होता है ये क्या है, ग्रह की त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये जो देखा था, इसमें ये था देखो मास, इसमें क्या था मास, तो क्या है ये ग्रह का मास, ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना कि ये जो जी की वैल्यू हो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन ग्रह के द्रव्यमान के ऊपर। कि यहाँ पे हमने डिस्कशन किया कि ग्रह का घनत्व होगा उसके ऊपर डिपेंड करती है, ग्रह की त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करती है और ग्रह के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि पृथ्वी की सतह के ऊपर कोई भी वस्तु स्थित है, कोई भी क्या स्थित है भाई बच्चों, वस्तु अगर स्थित है, उसके ना तो घनत्व के ऊपर निर्भर करती, ना ही त्रिज्या के ऊपर निर्भर करती और ना ही द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती, किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करती है। मैंने आपको बताया कि ग्रह के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, ग्रह की त्रिज्या के ऊपर निर्भर करती है, ग्रह के घनत्व के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अगर ग्रह की सतह के ऊपर कोई वस्तु स्थित है तो उसके द्रव्यमान पे, उसके त्रिज्या पे और उसके घनत्व के ऊपर निर्भर नहीं करती। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर जी का मान समान होता है, जी का मान समान होता है, जी का मान समान होता है। वे वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे लाइन लिख दी है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, इसको नोट कर लेना अपने नोट्स में इसको नोट कर लेना भाई बच्चों, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है ये इस लाइन को, कि द्रव्यमान भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले वस्तुओं पर जी का मान जो होता है वो समान लगेगा, है ना, चाहे वस्तु भारी हो चाहे वो हल्की हो। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा इसका और डिस्कशन करते हैं। तो चलिए समझ गए होंगे कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं के ऊपर जी का मान समान होता है। अब हम इसकी बात करें कि ये कैसी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। पहला ये पॉइंट नोट करेंगे, कैसी राशि होती है भैया, ये सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है, ये ध्यान रखें। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। इसकी विमा की अगर बात करें, विमा के मान हो जाएगा हमारे पास केजी, तो इसमें है नहीं, तो L1T-2 इसकी विमा हो जाएगी, ये डायमेंशन इसकी हो जाएगी। तो ये हो गई यहाँ पे इसके बारे में बेसिक जानकारी जो आपको ध्यान रखनी ही है। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं आपको। मैंने आपको बताया कि जी का मान जो होता है 9.8 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर होता है, बताया मैंने आपको। या फिर इसका जी का मान आप ये भी लिख सकते हो कि अगर 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसका सीजीएस में वैल्यू पूछे या फिर इसकी एफपीएस में वैल्यू पूछे, एफपीएस में इसकी वैल्यू पूछे तो वो लिख दोगे आप 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। देखो ये 9.8 हो गया, ये 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये सीजीएस की वैल्यू है, ये किसकी है, एमकेएस की वैल्यू है, और ये एफपीएस की वैल्यू है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए डिस्कशन करते हैं हम आगे। क्या हो गया, देखो ध्यान से। अब आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं जी के मान में परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में भाई, जी के मान में परिवर्तन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है, ध्यान देना। जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन। ये अगर क्लास आपने देख ली, मैं फिर से कह रहा हूँ गारंटी के साथ, अगर ये क्लास किसी भी बच्चे ने ध्यान से देखी है तो जी के मान से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट उसके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत उसको नहीं आने वाली। अब बात करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे कि एक चीज़ आप ध्यान समझना कि यहाँ पे अगर मैं एक पृथ्वी को मान लो ये पृथ्वी है, तो ये हमारे पास इसकी भूमध्य रेखा हो जाएगी। ये कौन सी रेखा हो जाएगी बच्चों, भूमध्य रेखा हो जाएगी। कौन सी, भूमध्य रेखा। ये हमारे पास इसकी कौन सी रेखा हो जाएगी, भूमध्य रेखा। और ये हमारे पास इसकी कौन सी रेखा हो जाएगी, ध्रुवीय रेखा, ठीक है ना, या ध्रुवीय त्रिज्या बोल देंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना है, यहाँ पे हम इसको ध्रुवीय त्रिज्या को नाम देंगे, इसको हमने नाम दिया ध्रुवीय त्रिज्या, इसको मैं नोट करूंगा आरपी से, पोल है ना, इसको नोट करेंगे हम आर ई से, ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक की आर ई है, ये भी आर ही है, ये आर पी है, ये भी आर पी है। अब यहाँ पे देखने से आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, इसको बोल देंगे ध्रुवीय त्रिज्या, ध्रुवीय त्रिज्या, और इसको बोल देंगे भूमध्य रेखीय त्रिज्या, ठीक है ना, भूमध्य रेखीय त्रिज्या, भूमध्य रेखीय त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो भूमध्य रेखीय त्रिज्या होती है, मतलब आर ई है, जो आर पी से लगभग 21 किलोमीटर अधिक होती है। थोड़ा सा डाटा आप याद रखेंगे, लगभग 21 किलोमीटर अधिक होती है आर ई, मतलब भूमध्य रेखा की जो त्रिज्या है, देखो देखने से पता चल रहा है, भूमध्य रेखा की ये जो त्रिज्या है, ये इस त्रिज्या से कितनी होती है, लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। ये ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, लिखा था या नहीं लिखा था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अब मेरे को ये बताओ कि अगर जी ई के लिए मैं लिखूंगा, जी ई के लिए मैं इस फॉर्मूले को क्या लिखूंगा, जी एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर, ठीक है। और जी पी के लिए इसको लिखूंगा मैं जी एम अपॉन में आर पी का स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ, आप ध्यान से यहाँ पे देखना, यहाँ पे अब हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखना कि आर ई की वैल्यू जो है वो आर पी, देखो ऊपर वाली ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आर ई की वैल्यू क्या है भाई, आर ई की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो जी ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये आपको यहाँ पे समझना है। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, हमने ऊपर लिखा कि आर ई की वैल्यू है वो ज्यादा है आर पी से, है ना, लगभग 21 किलोमीटर का यहाँ पे अंतर है। तो यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना कि तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखो रेसिप्रोकली ये बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, तो आर ई की वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी, सॉरी जी ई की वैल्यू जो छोटी हो जाएगी जी पी से। कह सकते हैं कि ध्रुवों के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, कह देंगे ध्रुवों के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ध्रुवों के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूं मैं। चलिए बात करते हैं। अच्छा, ध्रुवों के ऊपर अगर हम चले जाएंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा, तो जी का मान बढ़ जाएगा तो वस्तु का भार भी बढ़ जाएगा, भार भी बढ़ जाएगा। कहाँ पे भाई, बढ़ जाएगा, कहाँ पे बढ़ जाएगा, ध्रुवों के ऊपर। कहाँ पे बढ़ेगा भाई, ध्रुवों के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, ध्रुवों
पर। ध्रुवों पर जी का मान बढ़ेगा तो बाहर का मान भी बढ़ जाएगा। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि जी के मान में ऊंचाई के साथ परिवर्तन। जी के मान में ऊंचाई के साथ परिवर्तन। जी के मान में ऊंचाई के साथ परिवर्तन, यहां पे ध्यान से देखना। अब अगर हम मान लें कि भाई ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो और ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे मैंने इसको डिनोट कर दिया, ये इसका सेंटर है, ठीक है। इससे यहाँ पे ये जो है इसकी ये त्रिज्या है। तो अगर इस त्रिज्या से भी बाहर ऊंचाई पे अगर किसी पॉइंट को लेके जाता है, मान लो इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इसको हम पी नाम दे देते हैं, तो ये किस ऊंचाई पे है भाई, एच ऊंचाई पे है। किस पे भाई, एच ऊंचाई पे है। ध्यान देना यहाँ पे किस ऊंचाई पे है, एच ऊंचाई पे। तो ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट के बीच की दूरी और केंद्र से, केंद्र को मान लेते हैं ओ और इसको मान लिया पी, तो ओ पी की हमारे पास हो जाएगा आर प्लस एच। क्या हो जाएगा भाई, आर प्लस एच। यहाँ पे ध्यान से देखना, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला लिखा। अगर हम जी डैश की वैल्यू बात करें, जी डैश वो त्वरण है जो ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद हमने देखा है ना, तो ये हो जाएगा जी एम, सॉरी भाई जी कैपिटल जी आएगा, जी एम अपॉन में आर प्लस एच। आर प्लस एच का होल स्क्वायर है क्योंकि डिस्टेंस ही आ गई। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, जी अपॉन में जी डैश हम यहाँ पे कर दें, तो देखना एक यहाँ पे ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, बचेगा हमारे पास क्या बचेगा भाई, आर प्लस एच का स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, जी डैश की चाहिए। जी डैश की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जी इंटू में आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर बटे में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आर जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। चलो मान लो अगर हम इसको मान लें कि आर प्लस एच को हम यहाँ पे स्मॉल आर मान लें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जी डैश बराबर जी कैपिटल आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझना आप कि जी डैश जो होता है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 में आर स्क्वायर के। यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा होगा, क्यों, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, आर की वैल्यू कांस्टेंट, जी की वैल्यू कांस्टेंट। तो ये जो जी डैश है मतलब ऊंचाई के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण है, हमारे पास त्रिज्या के क्या आ गया, सॉरी दूरी के क्या आ गया, व्युत्क्रमानुपाती आ गया। मतलब ऊंचाई के साथ जी के मान में कमी होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जी के मान में क्या हो जाएगी, कमी होती जाएगी। अब यहां से मान लो कि अगर ऊंचाई जो है वो वस्तु जो है अनंत दूरी पे चली जाए, हम अनंत दूरी के ऊपर जाकर मेजर करते हैं, तो जी का मान क्या हो जाएगा, जी डैश हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना आप, हमें अनंत से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो किसी भी वस्तु को किसी भी क्वांटिटी को अनंत से डिवाइड करते हैं, इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू जो आती है हमारे पास क्या आती है भाई, 0 आती है। तो अनंत ऊंचाई के ऊपर जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप, ये ऊंचाई से रिलेटेड जितने भी परिवर्तन से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए कि ऊंचाई के साथ जी के मान में कमी होगी। कमी होने के हिसाब से आप सूत्र अगर ज्ञात करते हैं, गणना ज्ञात करना चाहते हैं, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। और जी के मान में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। और अनंत दूरी पर जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। ठीक है भाई, गहराई को हम डेप्थ बोलते हैं। चलिए बात करते हैं। ये मान लो हमारी पृथ्वी हो गई, ये मान लो क्या हो गई भाई, पृथ्वी हो गई। और ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या को डिनोट कर देते हैं हम आर से, कैपिटल आर से इसकी त्रिज्या को डिनोट कर दिया। अब हम इसकी गहराई में जा रहे हैं, सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो मान लो ये डेप्थ है तो डी में चले गए। अब ये पॉइंट है यहाँ पे पी, ये पी पॉइंट है, ये ओ सेंटर है, तो यहाँ पे मेरे पास ओपी की वैल्यू, यहाँ पे आप ध्यान से समझना, त्रिज्या में से जब मैं डी को माइनस कर दूंगा तब मेरे को ओपी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गई, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गहराई में चले गए सेंटर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने अभी आपको जस्ट फॉर्मूला बताया था, अपनी स्टार्टिंग में अगर नोट किया हो तो 4/3 पाई रो कैपिटल जी इंटू में आर, यहाँ पे हमने फॉर्मूला नोट किया था।
तो अगर मैं जी डैश की वैल्यू निकालूं यहाँ से, अभी मैंने आपको बताया कि वो पॉइंट जब पी है वो इतनी डिस्टेंस पे आ जाएगा। इस डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 4/3 पाई रो जी आर माइनस डी। ठीक है, आर माइनस डी आ गए। अब हम इसको अगर दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सोल्व करके देखना, वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस डी बटे में आर, 1 माइनस डी बटे में आर। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया गहराई के साथ परिवर्तन का से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि गहराई के साथ परिवर्तन अगर हम कर रहे हैं तब भी जी के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है ना, जी के मान में क्या आ रही है भाई, कमी आ रही है। ध्यान से देखना यहाँ पे कि जो जी डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देखो जी डैश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर माइनस डी के। जी डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर माइनस डी के। अब गहराई अगर बढ़ती जाएगी, गहराई को बढ़ाते जाते हैं तो इसका मान कम होता जाएगा, और जब इसका मान कम होता जाएगा तो जी का मान भी कम होता जाएगा। तो हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि जी के मान में गहराई के साथ कमी होती है। जी के मान में गहराई के साथ साथ क्या होती है, कमी होती है। अब हम बात करेंगे सर सेंटर की, बात करेंगे हम सेंटर की। अब पृथ्वी के केंद्र के ऊपर जब वस्तु चली जाती है, पृथ्वी के केंद्र की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो केंद्र की तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देना कि अगर यहाँ पे मैं पृथ्वी एक बार फिर से आपको बना के दिखाता हूँ कि जैसे हम यहाँ से चले थे और इधर चलते 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 हम कहाँ पे आ गए, सेंटर के ऊपर हम पहुँच गए। देखो यहाँ से चलते चलते अगर हम सेंटर के ऊपर पहुँच गए तो हमने त्रिज्या के बराबर गहराई तक चले गए, नहीं चले गए, मतलब सेंटर पे चले गए तो जितनी उसकी रेडियस थी, जितनी उसकी त्रिज्या थी, उसी गहराई तक हम चले गए हैं। बात आ रही समझ में आपको, है ना। तो गहराई तक चले गए हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर फॉर्मूले में हम पुट करते हैं वैल्यू कि अगर मैं इसमें आर बराबर डी पुट कर देता हूँ तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटे में आर। दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा। क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा। जी डैश बराबर जी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, जी इंटू में 0 इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। बहुत बड़ी बात मैंने आपको बता दी यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, उसको समझना आपका फर्ज है, समझना आपका काम है, समझाना मेरा फर्ज है। चलिए बात करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट देखो। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन। देखना ध्यान से। अब यहां से आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि जी डैश जी डैश इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा यहाँ पे भाई जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। अब यहाँ पे ये जो लेमडा है वो एंगल है, किसी भी पॉइंट के साथ यह बदलता रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी का घूर्णन होता जाएगा वैसे वैसे लेमडा का मान बदलता जाएगा। तो अगर हम ध्रुवों की बात करें, यहाँ पे अभी मैं जो बात बताने वाला हूँ ध्यान से समझना। ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों की, तो ध्रुवों के ऊपर जो है वो लेमडा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है भैया। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जी डैश की अगर हम बात करें ध्रुवों के ऊपर, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर
कोस स्क्वायर 90 डिग्री। अब कोस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है भाई, आपको पता है कोस 90 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो इस पूरी टर्म को ये क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो जी डैश हमारे पास आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा जी। मतलब कह सकते हैं कि ध्रुवों के ऊपर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, या कह सकते हैं कि ध्रुवों पर जी के मान में पृथ्वी के घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है ना, कोई प्रभाव नहीं होता है, यह आप ध्यान रखेंगे यहां पे। अब हम बात करते हैं, अगर भूमध्य रेखा की यहां पे मैं बात करूं, किसकी बात करेंगे भाई किसकी बात करेंगे, भूमध्य रेखा की हम बात करें, भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा के ऊपर लेमडा का मान आपके पास क्या होता है भाई, 0 डिग्री होता है। लेमडा का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो जी डैश इज इक्वल टू, मतलब भूमध्य रेखा की बात करें, जो जी डैश है भूमध्य रेखा का क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 0 डिग्री। अब कोस 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है भाई, कोस 0 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1 होती है। तो जी डैश इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर मतलब जी के मान में ओमेगा स्क्वायर आर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो लिख देंगे भूमध्य रेखा पर जी के भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में कमी आती है। जी के मान में क्या आती है भाई बच्चों, कमी आती है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि पहले क्या था, जी था, है ना, जनरली क्या होता है, जी होता है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर आर की क्या आ गई, इसमें कमी आ गई। अब अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भाई कमी आती कितने की है, तो ओमेगा स्क्वायर आर की यहाँ पे कमी आ जाती है। ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर आर की क्या जाती है, कमी आ जाती है। तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ, फिर हमारी वीडियो ये फिनिश हो जाएगी। मतलब लगभग आधे घंटे में हमने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दिमाग में कई बार एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या होगा ये अगर पृथ्वी जो है वो घूर्णन करना बंद कर दे, मतलब अपनी एक्स के ऊपर घूमना क्या कर दे, बंद कर देगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यदि अगर पृथ्वी मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लेना, अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर देगी तो जी के मान में ओमेगा स्क्वायर आर की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, नोट करना इसको ध्यान से, वृद्धि हो जाएगी, है ना। और या कह सकते हैं कि भार क्या हो जाएगा, तो भार क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। भार क्या हो जाएगा, भार में एम ओमेगा स्क्वायर आर की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो यहां पे लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास कि अगर यदि पृथ्वी अपनी सतह पर, सतह नहीं आएगा अभी, यहाँ पे एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करना 17 गुना तेजी से, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 17 गुना तेजी से क्या करने लगे, तेजी से क्या करे, घूर्णन करे, तो भूमध्य रेखा पर जितनी भी वस्तुएं हैं, भूमध्य रेखा पर सभी वस्तुएं भारहीनता की स्थिति में आ जाएंगी, भारहीनता की स्थिति में आ जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आज मैंने आपको जी के मान से रिलेटेड, जी के मान में कहाँ पे क्या परिवर्तन होता है, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिए हैं। ठीक है ना, आधे घंटे की वीडियो में हमने इतने कॉन्सेप्ट जान लिए जितने आप तक जाने
आपने ना जाने होंगे, ना ही जान पाते अगर मैं आपको नहीं बताता तो, ठीक है ना। तो चलिए समय हो चुका है विदाई लेने का, और ऐसी प्रकार के कॉन्सेप्ट के लिए, है ना, जल्दी हम एक और टॉपिक के ऊपर, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आने वाले हैं। अगर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी नॉलेज मिले और उनको भी कुछ चीज़ें सीखने का मौका मिले। ठीक है, धन्यवाद।